रोना आता था स्टार्टिंग में कि यार सबसे इतना दूर कभी आया नहीं। पायलट बनने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का आइडिया कैसे आया? स्टार्ट करते हो तो आपको मेंटली एंड फिजिकली और बोलते हैं ना फाइनेंशियली हर चीज़ में आपको स्ट्रांग होना रहता है। लड़के ज़्यादा फैन है या लड़कियां ज़्यादा फैन? ये क्वेश्चन गुड क्वेश्चन वैसे तो। ये लाइन से इतने सारे घर है, आप पे घुसते ही बाहर रनवे है, रनवे से टेक ऑफ करो, लैंड करो, वो ऐसी जगह है यूएस में। पायलट बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है, पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है, वो बताइए। क्यों बट मुझे बनना है पायलट, तो अभी करूँ क्या? मैं कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ? तो क्या आपको कोई एक्सटर्नली हायर कर सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर जर्नी? हे वेलकम बैक टू तजुर्बा टॉक्स विद जितेश, फरीदाबाद का अपना पॉडकास्ट चैनल स्पॉन्सर्ड बाय यूनिक रेजिन क्रिएशंस। पायलट्स तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि एक 21 साल का लड़का मात्र 21 साल की उम्र में जहाज़ उड़ाना सीख गया है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे ही शख्स से जिन्होंने अपने बचपन का सपना मात्र 21 साल की उम्र में पूरा कर लिया, और इसी के साथ उनके माँ बाप ने किस तरह से उनके सपने को नर्चर किया और उनको सपोर्ट किया ताकि वो इतनी यंग एज में अपना सपना पूरा कर सके। और सिर्फ पायलट ही नहीं, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है जो कि हज़ारों लाखों बच्चों को एक उम्मीद की किरण दे रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं कि वो किस तरह से अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे आज के गेस्ट के पास, जिनका नाम है मिस्टर भाविक खत्री, और जानते हैं क्या है उनका तजुर्बा अपनी ज़िंदगी से लेके। तो वेलकम भाविक भाई, तजुर्बा टॉक्स विद जितेश के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए, कैसी रही आपकी जर्नी पुणे से दिल्ली की? काफ़ी मतलब अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, कंफर्टेबल ही आया, सब कुछ हुआ, रहना वगैरह सब कुछ कंफर्टेबल ही था। तो दिल्ली की गर्मी से तो परेशान हो ही गए होगे? बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत गर्मी है सच में। पुणे में कैसे रहता है मौसम? अभी तो ठीक है फिलहाल, इतना मतलब बारिश भी होती है एंड मतलब इतनी गर्मी नहीं होती है बट इतनी नहीं होती है। मैं जैसे लैंड हुआ तो कैप्टन ने अनाउंस किया 45 डिग्रीज, तो मैंने बोला अरे बाप रे, तो वो थोड़ा सा था, बट काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। सो भाविक भाई, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, किस तरीके से आपके पायलट बनने की जर्नी शुरू हुई, कैसे प्लानिंग करी और किस एज से आपने ये प्लान किया? मेरा नाम भाविक खत्री एंड मैं बहुत छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड मैं रहता हूँ पुणे में अभी। बट मेरा प्लान था जैसे कि मुझे पायलट बनना है, मतलब कुछ अलग करना है। मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस में, बट मेरे को मतलब कुछ ऐसा था कि मैं कुछ तो अलग करना है, मुझे ऐसे फैमिली बिजनेस में नहीं जाना है। मैंने वही 8 स्टैंडर्ड से मैंने कुछ प्लान करके रखा था। जैसे वैसे देखता था प्लेन जा रहे तो मैं पापा को बोल के आता था, पापा पायलट बनना है। ऐसे करते करते धीरे धीरे, मतलब कुछ नॉलेज भी नहीं थी, 11-12 तक कुछ नॉलेज नहीं थी। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते जो भी आया, उसके बाद सोचा कि भी पायलट बनना है, सब डिस्कस किया, सब मतलब बहुत फाइनेंशियली अगर सब कुछ इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो सब कुछ डिस्कस किया है, डैड से, पेरेंट्स से, हर चीज़ सब कुछ किया। एंड देन सोचा कि यार अभी हो गया कुछ ना कुछ, तो अभी करता हूँ डिस्कस डैड के साथ, करके एग्जीक्यूट कर दिया प्लान को। एंड देन मैं अभी FA प्राइवेट पायलट हूँ एंड आगे मुझे कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी लेना है। अभी नेक्स्ट मैं 2-3 महीने बाद सोच रहा हूँ फिर से जाऊँ तो US में जाके बाकी बची हुई फ्लाइंग का कंप्लीट करके कमर्शियल पायलट लेके आऊँ यहाँ पे एंड इंडिया में आके एयरलाइंस में जॉब करने का प्लान है। तो भाविक भाई, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी छोटी उम्र में आप पायलट बन गए हैं, 20 साल, आई होप आप 20 साल के हैं, 21 साल के हैं। 21 साल की उम्र में जहाँ बच्चे अपने करियर तो छोड़ो, अपनी लाइफ के बारे में भी नहीं सोचते, अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे आज के टाइम में, राइट। आपने इतनी कम एज में इतनी अचीवमेंट करी है, आप एज अ पायलट काम कर रहे हैं, तो कैसी फीलिंग आती है, कैसा लगता है अंदर से खुद के बारे में? बहुत अच्छा लगता है। जो कुछ भी हो मेरे पेरेंट्स की वजह से हो। उन्होंने जितना सपोर्ट किया, उन्होंने जितना मेरे को गाइड किया, ये किया, तो मेरे इसमें सब मतलब मेरे जर्नी में बनने के इसमें मेरे सबसे बड़े मेरे मॉम डैड है इसमें सपोर्टर। ये तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कोई भी प्रोफेशन हो, किसी भी करियर में अगर इंसान बढ़ना चाहता है तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपने बताया कि 8th स्टैंडर्ड में आपने प्लान किया कि हाँ, सोचा कि मैं एज अ पायलट कुछ करना चाहता हूँ या मैं अपने करियर में कुछ अलग करना चाहता हूँ रादर देन अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना है, तो जब आपने फर्स्ट टाइम फैमिली में बताया था तो फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? उस टाइम पे हुआ क्या था, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। तो उस टाइम पे हुआ ये था कि हम लोग गए थे मैरियट में, हम लोग मैरियट रुके थे, तो 15-20 मिनट की ना रिसेप्शन में लाइन थी कस्टमर्स की, जो उधर थे, तो रूम के अलॉटमेंट के लिए, तो हम लोग भी लाइन में रुके थे। उस टाइम पे ऐसे हुआ, जैसे हमारा टर्न आया उस टाइम पे ना पीछे से कैप्टन और उनके मतलब जो एयर इंडिया का क्रू आया था, इंडिगो का क्रू था आई थिंक सो, या आई थिंक इंडिगो का क्रू आया था।
सो उस टाइम पे उसके पायलट्स और ये सब, तो उसके पायलट्स आए, जैसे हमारा टर्न आया उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला, रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि सर 2 मिनट साइड रुके, उनको ये देना है, आई मीन रूम अलॉट कर। बोला मैं भी तो लाइन में खड़ा हूँ, तो अब भी आए। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला नहीं सर, उनको प्रायोरिटी रहती है ये वो। तो उस टाइम पे से स्पार्क आया कि यार कुछ तो है यार, ये जर्नी में कुछ तो है, कि अगर सोच रहा था मैं कि बनना तो है पायलट, बट कुछ तो पता चला धीरे 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 कि ऐसा ऐसा है। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं बनना है अभी पायलट। तो ये इस टाइप का हुआ था। हाँ, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो एक इंस्पिरेशन जो होता है ना, कि देखा कि उनको वो एक इम्पोर्टेंस मिली है, उनको प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है, तो वो इतनी एक प्रायोरिटी क्यों है सर? हाँ। तो फिर वो ऐसा लगा कि यार कुछ तो है ये फील्ड में। तो थोड़ा सा आप इस फील्ड के बारे में हमारी ऑडियंस के लिए बताइए Yes. कि किस किस तरह के लाइसेंसेस होते हैं, किस किस तरह के पायलट होते हैं। जैसे आपने बताया कि आप कमर्शियल पायलट नहीं है, नहीं, तो मैं अभी एग्जैक्टली आप करते क्या है, प्राइवेट पायलट क्या करता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सो प्राइवेट पायलट ऐसा होता है, इसमें पहले बात तो तीन अलग अलग टाइप के लाइसेंस होते हैं। जैसे आप एनरोल करते हो स्कूल, तो आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलता है। Okay. जहाँ पे आप जब आपकी फर्स्ट फ्लाइट करते हो, उस टाइम पे आपको ऐसे एज अ स्टूडेंट पायलट लाइसेंस आप रहते हो। फिर उसके बाद बेसिक फ्लाइट्स, जैसे आप नॉर्मल होते हो, कंट्रोल सीख रहे हो, मनूवर सीख रहे हो, इमरजेंसी सीख रहे हो, तो ये सब जो अलग अलग टाइप की लैंडिंग्स, अलग टाइप के टेक ऑफ्स, ये सब सीख रहे हो, तब आपको मिलता है प्राइवेट पायलट। जब आपको आ रहा है कि बेसिक एयरक्राफ्ट उड़ाना सीख गया बंदा, तब आपको देते हैं प्राइवेट पायलट लाइसेंस। तो प्राइवेट पायलट हुआ, ये होने के बाद ये 2 लाइसेंस हो गए। इसके बाद आता है एक रेटिंग आती है, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग। इंस्ट्रूमेंट रेटिंग में कितना भी बुरा वेदर हो या कितना भी हो, तो हमको इंस्ट्रूमेंट पे देख के फ्लाई करना पड़ता है उस टाइम पे। सो मेन जो इंस्ट्रूमेंट रेटिंग हमको इस देते हैं कि हमको अलग अलग टाइप के ऐसे बैड कंडीशन हो, वेदर कंडीशन बहुत बुरी है, या बोलते मतलब रेनी सीजन, कुछ भी टर्बुलेंस है, तो कैसे करेंगे, कैसे जाने, तो सब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज लेते हैं उस टाइम पे। तो इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं हम लोग, उस टाइम पे हमको मिलती है इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग। ओके। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट रेटिंग हुई, फिर आती है हम लोग कमर्शियल पायलट लाइसेंस। कमर्शियल में भी सेम है, सब कुछ प्राइवेट जैसा होता है, मतलब थोड़ा एडवांस होता है सब कुछ। इंस्ट्रूमेंट प्लस प्राइवेट का जो भी है सब कुछ एडवांस होता है। तो सब कुछ हमको अलग अलग टाइप के मनूवर्स होते हैं इसमें, और टाइप के मनूवर्स ऐड होते हैं, सब प्रॉपर रेटिंग की आपको ये बंदे को प्रॉपर आ गया फ्लाइंग करना, तब हमको मिलता है CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस। एंड उसके बाद होता है ATPL लाइसेंस, वो कि एयरलाइन में जाने के बाद वो करना पड़ता है ATPL लाइसेंस। तो मतलब हर स्टेज पे, हर एक, मतलब हम ये बोल सकते हैं जर्नी टाइप के लिए एक अलग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, राइट। तो अब थोड़ा सा जानना चाहूँगा, प्राइवेट पायलट का लाइसेंस मिल गया मुझे, उसके बाद मेरे पास एज अ करियर या फ्लाइंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं? आई मीन इसमें आपको जैसे प्राइवेट पायलट मिला, आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आप फैमिली को कैरी कर सकते हो या आपके फ्रेंड्स को कैरी कर सकते हो। जो भी एयरक्राफ्ट में मैं रेटेड हूँ, जैसे मैं सेस्ना 172 में हूँ, तो मैं कभी भी जाऊँगा, मेरे पास लाइसेंस है, मैं अंदर में लीगल हूँ या नहीं वो चेक करता है कि मैं फ्लाई करने के लीगल हूँ कि नहीं। सो जैसे चेक करेंगे, उसमें होने के बाद मैं ना एयरक्राफ्ट रेंट कर सकता हूँ, मैं मेरे फैमिली को कैरी कर सकता हूँ, और मैं मुझे जाना है तो मैं कहीं ना कहीं मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो ये एक अथॉरिटी आती है आफ्टर बीइंग प्राइवेट पायलट। तो आपको SPL में ये देते नहीं, आपके प्राइवेट पायलट के बाद ही मिलता है। तो ये एक थोड़ी सी एक इसमें है अच्छी बात ये है कि आप कैरी कर सकते हो पैसेंजर्स की, आपको प्लेन चलाना आ गया। सो ये भी एक चीज़ है। ओके। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने बताया कि आप फैमिली को कैरी कर सकते हैं, अगर मैं आपको कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे प्राइवेट प्लेन बुक करना है एंड मुझे उसके लिए पायलट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या आपको कोई एक्सटर्नली हायर कर सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर जर्नी? मुझे वो एयरक्राफ्ट के ऊपर मुझे वो एयरक्राफ्ट का मेरे को ये मिलना चाहिए, बोलते हैं मैं रेटेड होना चाहिए। तो वो एयरक्राफ्ट के ऊपर जैसे होता है ना कि मैं सेस्ना पे रेटेड हूँ, आप सेस्ना अगर बोलोगे मैं रेंट करता हूँ, लीगली नहीं कर सकते बट इलीगली वो काफ़ी लोग करते हैं। तो ऐसे होता नहीं है लीगली, ऐसे आप रेंट करो, आप मुझे बोलो कि मैं आपको इधर लेके जाता हूँ, उधर लेके जाता हूँ और आप प्लेन चलाओ, तो ऐसे लीगली नहीं होता है। जो भी होता है कंपनसेशन एंड हायर के लिए ओनली, अगर आपका कोई बिजनेस रिलेटेड हो तो मैं आ सकता हूँ, आप मेरे को हायर कर सकते हो, और एल्स आप नहीं कर सकते। प्राइवेट जेट्स वगैरह पे नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मैं रेटेड नहीं हूँ उस पर। तो अब जैसे आप फैमिली को लेके गए, तो उसके लिए क्या अलग से रनवेज बने होते हैं, तो वो कहाँ लैंड होता है जाके? नहीं, आपको कोई भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हो, टावर एंड टावर अगर आप हो तो कोई भी टावर एयरपोर्ट पे आप लैंड कर लो। एंड कहीं बाहर जाना है तो आपको जा सकते, रनवे सबके लिए सेम होता है, सबके लिए सेम, राइट, किसी के लिए डिफरेंट हो ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैंने अभी रिसेंटली रनवे मूवी देखी थी, हाँ, तो मुझे उससे थोड़ा सा तो अंदर का पता लगा कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन चलती है। तो जब एक एयरलाइंस का क्राफ्ट उड़ता है, राइट, वो अपने बेस से कोऑर्डिनेट करता है कि अभी वेदर कंडीशंस कैसी है, या फिर
अभी मैं लैंड करने के मतलब इस पर्टिकुलर रनवे पे लैंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो आपके सिनेरियो में क्या रहता है? अगर आप एक प्राइवेटली प्लेन फ्लाई कर रहे हैं तो आप किससे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो आपका बेस क्या रहता सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। जैसे हम लोग को अप्रोच करने आते कोई एयरपोर्ट पे, तो सबसे पहले हम लोग एटीस लेते हैं। एटीस लेने में हमको वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है, क्या है, और रनवे जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट का जो भी इंफॉर्मेशन वो हम सब लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग इनके अराइवल के लिए जो रहता है अप्रोच की फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं। अप्रोच से हम बात करते हैं कि हमको अंदर आना है, परमिशन दो। फिर अप्रोच हमको अंदर आने देती है, अप्रोच आने देती है, एंड देन उसके बाद हम लोग लैंड करते हैं। जैसे उन्होंने क्लियर टू लैंड बोल दिया, फिर ही हम लोग लैंड कर सकते हैं। तो वही होता है कि कोई भी आप इसमें जाओ, बट अनटिल अनलेस जब तक आपको कंट्रोल टावर ने मतलब ATC ने आपको जब तक दिया नहीं है क्लियर टू लैंड, तब तक आप लैंड नहीं कर सकते। Okay. इसमें ऐसा है, इसमें ये है कि जब तक वो दे नहीं तब तक आप लैंड नहीं कर सकते। तो जैसे परमिशन देंगे तो ही आप लैंड कर सकते हो। तो ऐसा रनवे का ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं पे भी करो, बट एटलीस्ट वो लैंड करने वो परमिशन देनी चाहिए। ओके अच्छा, एक ना थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है। मैंने आपकी जब आपसे पहली बार बात करी तो आपकी आवाज़ से नहीं लगा कि आप 20-21 साल के हो, राइट? और मैंने जब फ्लाई किया है तब भी मैं पायलट्स की आवाज़ सुनता हूँ तो उनकी आवाज़ में ना ऐसा बेस होता है। तो क्या आप लोगों की आवाज़ की भी ट्रेनिंग होती है? नहीं, आवाज़ की ट्रेनिंग नहीं होती। तो मतलब मुझे ऐसा लगा जब आपसे बात करी ना, तब मेरे माइंड में क्लिक हुआ, मैं कहा ये सारे पायलट्स की आवाज़ इतनी हैवी कैसे होती? पता नहीं, मेरी आवाज़ पहले से ही ऐसी। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे कि आपकी, अब जैसे मैं कल गया था कहीं पे, तो कल मुझे वो बोला भाई आपसे जब बात की तो अभी ऐसा लगा कि यार अब आप सामने आए तो आप तो बहुत छोटे से लग रहे हो। वही मेरे को भी ऐसे लगा था। मैंने कहा यार वीडियो में तो मतलब लग रहा था कि होता है, काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे, काफ़ी लोग बोलते मेरी मॉम ने मैंने अपनी मॉम को आपका इंस्टाग्राम दिखाया तो मेरी मॉम वाज लाइक यार मैं भी चलूँगी, लड़का कितना क्यूट सा लग रहा है, कितना मतलब बहुत है, अच्छा सा पर्सनैलिटी लग रही है। मैंने कहा ठीक है चलना, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके, थोड़ा सा वेल नहीं थे और 3rd फ्लोर चढ़ना उनके लिए एक चैलेंज है। अच्छा ये पूछना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती होगी कि पायलट बनने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का आइडिया कैसे आ गया? मतलब आज से पहले मैंने नहीं देखा कोई पायलट हो। गौरव तनेजा जो वो है फ्लाइंग बीस्ट है, उन्होंने भी अपना करियर बिल्कुल ख़त्म करने के बाद ही ऑलमोस्ट कुछ नया स्टार्ट किया, बट आपने इनिशियली ही एज अ इन्फ्लुएंसर काम किया है, तो वो आइडिया कहाँ से क्लिक हुआ? आई मीन मैंने कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं बनना ही है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। तो जैसे कैसे हुआ था, जैसे मैं फ्लाइंग कर रहा था तो मुझे वीडियोस निकालने में बहुत शौक है। मैं कहीं जाता तो वीडियोस काफ़ी निकालता हूँ। सो वीडियोस निकालते निकालते एक बार ऐसे कोई ट्रेंड आया था, रील्स देख रहा था तो उस पर टेम्पलेट बना हुआ था, वो एक कोई था, तो मिक्स और गाना भी अच्छा लगा, तो मैंने मेरे जो भी फ्लाइंग की वीडियो सब डाल दी उसमें, एंड वो टेम्पलेट बना। और होने के बाद वो मैंने बोला अच्छा दिख रहा है, पोस्ट कर देता हूँ। पोस्ट करते वो वीडियो वायरल हो गई। तो उस पर 5 मिलियन व्यूज़, 10 मिलियन, 15 मिलियन ऐसे मतलब बढ़ते ही जा रहे थे। तो मैंने बोला यार सही है। तो उसके बाद उस दिन मतलब हर एवरीडे 10-10 हज़ार फॉलोअर, 8,000, 9,000 ऐसे करते करते 40-50 हज़ार फॉलोअर हो गए। देन मैं बोला फिर मतलब ऐसा प्लान नहीं था, फिर ऐसे वीडियोस डालते रहा एंड जो भी हुआ भी वैसे हो। जैसे कुछ सोचा नहीं था कि यार इन्फ्लुएंसर बन। ओके मतलब वो है कि हमने अपने एज अ हॉबी उसको शुरू किया, बट रिजल्ट आने लगा। तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ में रिजल्ट आ रहा है तो आने के बाद काफ़ी ऐसे देखे मैंने कि कितने सारे बच्चे जिनको सच में पायलट बना, उनको हेल्प चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं और वीडियो पोस्ट करो, उनको और हेल्प करो। तो मेरी गाइडेंस में गाइड भी काफ़ी लोग को करता हूँ मेरे इस पे कि आप कैसे बन सकते हो 10th के बाद क्या प्रोसेस है, 12th के बाद क्या प्रोसेस है। तो मैं काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ, तो वही उनको हेल्प करने का मेरा मोटिव है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहूँगा एज एन इन्फ्लुएंसर भी, कि देखो हर तरह का इन्फ्लुएंसर अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, राइट? बट आपने जो अचीव किया है, आप उसके बदले में सोसाइटी को क्या डिलीवर कर दे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जैसे बता रहे हैं कि 8th और 10th क्लास के बच्चे जो है वो पायलट बनना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें नहीं पता प्रोसीजर्स, तो उनके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर चीज़ में, हर इंडस्ट्री में एक स्कैम नाम की चीज़ है जो चल ही रही है। आप चाहे पायलट बनना चाहो, आप चाहे मॉडल बनना चाहो, कुछ भी बनना चाहो, कोई ना कोई आपको लूटने के लिए बैठा है। तो सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए मैं अपनी ऑडियंस की तरफ से थैंक यू सो मच कि आप ऐसा कर रहे हैं और करते रहिए। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम कि आपने जो अपना ट्रेनिंग करी है, जो स्कूलिंग करी है, वो कहाँ से करी और कैसे शुरुआत हुई स्कूलिंग की? सो मैंने 10th तक पुणे से, मेरे सच बताओ तो मैंने 1st से लेकर 10th तक काफ़ी सारे स्कूल चेंज किए। ऐसा नहीं उन्होंने निकाला है मुझे, बट मेरा स्कूल के साथ पढ़ता नहीं था, तो मैं काफ़ी टाइम स्कूल चेंज किया। मैंने कम से कम 4-5 बार चेंज कर दी होगी, उससे ज़्यादा ही की होगी। सो काफ़ी टाइम मैंने स्कूल चेंज करी। एंड देन उसके बाद जब 9th में था मैं, तो 1 साल में हॉस्टल में भी था। 8th स्टैंडर्ड में मैं हॉस्टल में था, तो 9th 10th मैंने एक स्कूल से की। एंड उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा से आने लगा, जैसे 10th ख़त्म होना है
फिर मैं डैड से डिस्कस किया कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि फैमिली सब बिजनेस में, बट मुझे बनना है पायलट, तो अभी करूँ क्या, मैं कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ। तो अभी बोलो कुछ नॉलेज नहीं, ज़ीरो नॉलेज के साथ था। तो डैड ने बोला कि नहीं तू साइंस ले, कहीं ना कहीं से पता चला कि साइंस के थ्रू बनते हैं, तो डैड ने बोला तू साइंस ले। 2 साल उस पर किया, फिर कोविड आ गया बीच में, 11th में था जैसे स्टार्ट हुआ कोविड आ गया, 12th भी हो गई। 12th होने के बाद अब करना क्या है वो ही नहीं पता। फिर मुझे कहीं ना कहीं से लिंक मिला कि यार क्लास 2 मेडिकल करवाते हैं, वहाँ से मतलब आगे प्रोसेस स्टार्ट। सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्लास 2 मेडिकल, क्या फिट हो या नहीं फ्लाई करने के लिए। फिर मैंने क्लास 2 मेडिकल करवाया मेरा, एंड देन वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे सब पायलट्स आए ऐसे। वहाँ पे एक रिटायरमेंट होने वाली थी एक अंकल की, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया। उसके बाद धीरे धीरे करते आज जैसे भी है वो उस टाइम से। तो आपने जो अपना कोर्स किया है वो इंडिया में ही किया है रह के? मैंने हाँ इंडिया में किया कोर्स, मतलब मैंने ग्राउंड क्लासेस इंडिया में किए, DGCA की ग्राउंड क्लासेस में। थोड़ा सा यही था कि बेसिक नॉलेजेस ले लो कि क्या होता है एयरक्राफ्ट के बारे में। तो बेसिक नॉलेज मैंने DGCA के DGCA एग्ज़ाम्स अपियर भी किए थे, अप्लाई किया था उसके लिए, सब ट्राई किया, बट नहीं हो पा रहा था मुझसे। आई मीन पता नहीं क्यों 1-2 मार्क्स के लिए मैं फ़ेल हो रहा था, बट ठीक है मैं फिर से ट्राई कर ही रहा था। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा यार अभी नहीं हो रहा है तो मैं फ्लाई करने जाता हूँ, पहले फ्लाई करके आता हूँ एंड देन उसके बाद फिर आके करूँगा एग्ज़ाम। अच्छा, ये जो मैं अगला सवाल पूछने वाला हूँ इसका मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट आंसर देना, क्योंकि इस सवाल पे ना बहुत सारे लोगों का करियर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। श्योर। पायलट बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है, पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है, वो बताइए। क्योंकि होता क्या है ना, मैं फैसिनेशन में जाके देखा कि यार पायलट की लाइफ बहुत अच्छी होती है, वो तो घूमता है फिरता है सब करता है, बट मैंने करियर चूज़ कर लिया। बट एक पॉइंट पे जाके अब मैं ऐसे फंस गया हूँ, ना तो मुझसे इतनी मेहनत हो रही है, ना मुझसे इतनी पढ़ाई हो रही है, और ना मैं वापस आ सकता हूँ। तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि एक्चुअल में कितनी मेहनत लगती है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर होके जाए कि मुझे तो भाई ये काम करना है तो मुझे इतना मेहनत करना पड़े। सो इसमें ये फील्ड में आपको तो जैसे आप स्टार्ट करते हो तो आपको मेंटली एंड फिजिकली और बोलते हैं ना फाइनेंशियली हर चीज़ में आपको स्ट्रांग होना रहता है। एंड अगर कोई चीज़ में ऐसा अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, काफ़ी सारे ऐसे हेटर्स है, बोलते हैं कि यार तू तेरी वीडियोज़ में ऐसे दिखा रहा है, तेरी लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, ये कर रहा है। तो लग्जरी लाइफ इन द सेंस कि मैं गाइड भी तो कर रहा हूँ उनको, लग्जरी लाइफ जो है वो दिखा रहा हूँ मैं, दिखा रहा नहीं हूँ कि मैं कुछ हूँ नहीं एंड मैं दिखा रहा हूँ लग्जरी, जो चल रहा है वो दिखा रहा हूँ मैं। सो वही है कि लोग इन्फ्लुएंस हो रहे इससे, उनका कहने का मतलब कि लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और कल जाके सपोज आज तेरी वीडियो देख रहे, कल जाके पापा मम्मी को बोलेंगे मेरे को पायलट बनना है, और परसों उनको इसमें डाल देंगे। मतलब बोलते हैं मतलब फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग होता है नहीं होता अपने नहीं पता। सो इसमें अगर 10 स्टूडेंट भी है, 10 स्टूडेंट को बनना है तो उसमें 8 तो ऐसे होंगे कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे। सो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं कि पायलट बनना। तो वही है कि आप डिस्कस करो अपने मॉम डैड से, सबसे डिस्कस करो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या नहीं हो, अब मेंटली स्ट्रांग हो, आप मेहनत कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि एक बार इसमें घुस गए एंड देन वापस में बैक आने की वो नहीं है, मतलब रास्ता ही नहीं है। डोर खुलेगा तो पीछे वापस डोर बंद हो गया, वापस खुलेगा ही नहीं वो। तो आप पैसे भी लगा रहे हो, आपकी मेहनत भी कर रहे हो, ऐसा कोई अगर मेहनत आपको पता है कि आप नहीं कर पाओगे तो इट्स बेटर कि आप नहीं आओ ये फील्ड में, यही है। तो पढ़ाई मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई। तो इसमें मेरे से पढ़ाई होती नहीं, बट अभी घुस गया हो तो करनी पड़ेगी मुझे पढ़ाई, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो वही है, 1st to 10th वाला सब आपका यहाँ जाके निकलेगा आपकी, भाई अब तो फंस गए, वो वाली बात है। हाँ मतलब बहुत ज़रूरी है यार, लोगों को किसी भी करियर में घुसने से पहले उसके प्लॉज एंड कॉन्स जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना, मैंने 4-5 साल किसी करियर को दिए, कुछ बनने के लिए लगाए, एंड 5 साल बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये तो मुझसे हो ही नहीं था। सोचो पैसा जो जाएगा वो जाएगा, बट वो 5 साल चले गए आपकी ज़िंदगी के जो कभी नहीं आएंगे। पैसा शायद वापस आ भी जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाविक भाई, आपने अभी बीच में बताया कि ग्राउंड क्लासेस का जो आपने ट्रेनिंग लिया वो सब इंडिया से लिया, राइट? तो फ्लाइंग भी आपने इंडिया से ही ट्रेनिंग लिया पूरी? मेरी फ्लाइंग जो भी हुई है मैंने फ्लाइंग US से की है, फ्लोरिडा के स्टेट से मैंने की है। सो वहाँ पे एक फ्लाइंग स्कूल है, वहाँ से की है मैंने। सो वहाँ पे भी मतलब हुआ, मेरी ट्रेनिंग वगैरह हुए, मुझे टाइम लगा वहाँ पे भी, वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस किए मैंने, मतलब सब कुछ हुआ। मेरी ट्रेनिंग हो गई, प्राइवेट पायलट मिल गया। अब मैं आया हूँ इंडिया, अब सोच रहा हूँ कि पेपर्स क्लियर कर लूँ एंड देन उसके बाद जाओ, उसके बाद US जाएंगे कमर्शियल पायलट के। राइट, 100%। अच्छा भाविक, आपने बताया कि आपने US से फ्लाइंग की है, राइट? ट्रेनिंग वहाँ से ली है। अब जितना मैं आपको जाना हूँ, आपने मुझे अपना जब इंट्रोडक्शन दिया था तो आप तो प्योर वेजिटेरियन है, राइट? और US में वेज मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है नॉर्मल के लिए, तो आपने कैसे सर्वाइव किया, कैसे आप मतलब क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस हुई उस टाइम पे? खाने पीने में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस हुई। मतलब
यूएस में बता रहा हूँ, अगर आपको खाना बनाना आ रहा है तो ही जाओ यूएस। मुझे खाना बनाना भी नहीं आता है, सो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। सो वही था, मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे, मेरी एक आंटी थी, उन सब मतलब जो भी थे हम लोग सब साथ में मिलके खाना बनाते थे। कभी मैं तो ज़्यादा नहीं बनाता था, कट को जो काटना वाटना होता वो कट करके दे देता था, कभी नहीं देता था तो बन जाता था मेरे लिए। सो वहाँ पे होता था ऐसे, मतलब चल गया था वहाँ पे। फिर उसके बाद जब मैं इंडिया आया था बीच में, तब मैं मॉम को बोला चलना साथ में मेरे, खाना बनाने में बहुत दिक्कत है। पापा ने बोला नहीं लेके जाना मम्मी को, तो मम्मी को लेके गया था। फिर उसके बाद फिर डिफ़िकल्टीज तो बहुत है ये खाने पीने में। वही बोलना चाहूँगा, अगर कोई जा रहा होगा यूएस तो खाना बनाना आता है तो ही जाओ, सच में। सही बात है। तो ट्रेनिंग के दौरान कुछ डिफ़िकल्टीज आई कि मतलब जैसे आपने इंडिया में भी ट्रेनिंग करी है और आपने यूएस में भी ट्रेनिंग करी है, तो आपको कल्चर वाइज या ट्रेनिंग मेथड्स वाइज आपको कुछ डिफरेंसेस दिखे और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई? मेरी जो फ्लाइट ट्रेनिंग हुई वो सिर्फ यूएस से हुई है। जो इंडिया में जो मैंने की वो मैंने ग्राउंड क्लासेस की थी, तो वो तो बस नॉर्मल ट्यूशन्स कैसे थी उस टाइप की थी। जो मेरी रियल ट्रेनिंग तो यूएस में थी। तो ऐसे बहुत काफ़ी टाइम हुआ ऐसे, मतलब बहुत बोलो डिफ़िकल्टी फेस बहुत ज़्यादा आया यूएस में। जब अकेले अकेले इनिशियली तो बहुत ज़्यादा रोना आता था स्टार्टिंग में कि यार सबसे इतना दूर कभी आया नहीं। तो 14-15 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट लेके इतना दूर आया, अभी जाना भी है तो फ्लाइट भी मिलनी बहुत मुश्किल है और कितना टाइम लगेगा। तो बहुत डिफ़िकल्टीज था साथ में से। स्टार्टिंग में लग रहा था कि यार मैं क्या करने आ गया हो, क्यों आया हो, कुछ कोई था नहीं, कोई अकेले गया था मैं, तो सबको बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ। जाने के बाद फिर ऐसे हुआ, बट फिर धीरे धीरे टाइम कटा, सीखा कैसे होता है। काफ़ी सारी आए ऐसे डिफ़िकल्टीज, बट हो गया था सब उसके बाद। देखो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ता है, मतलब राइट, दैट्स ट्रू। कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना अगर आपको कुछ हासिल करना है तो। 100%। तो सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ते हैं और उन सेक्रीफाइसेस का ही रिजल्ट है आज कि आप एक अच्छे पायलट बन के, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन के ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अच्छा भाविक भाई, 21 साल की उम्र में आप पायलट बने हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछना बहुत लाजमी है मेरा कि ऐसा क्या है कि बहुत से बच्चे जो 19, 20, 21 साल की उम्र में है वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, ना ही पर्सनल लाइफ पे फोकस कर पा रहे हैं ठीक से, ना प्रोफेशनल गोल्स बना पा रहे हैं। तो वो एक कुछ क्या चीज़ें हैं जो एक बच्चे को रोकती है, जिसको आपने ओवरकम करके अपना एक करियर बिल्ड किया है? मैं अभी के जनरेशन की आपकी बात बता दूँ तो अभी का जनरेशन ऐसा है कि लाइक अगर सपोज किसी की इच्छा, अभी मेरी इच्छा थी तो मुझे कुछ पता नहीं था कि जब आया मैं 10th 11th तक आया तब तो कुछ पता नहीं था। तो कुछ ये टाइम होता है कि ऐसे बोलते पेरेंट्स का भी इसमें सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के साथ अगर उसका कुछ करियर है, उसका कुछ इंटरेस्ट है कोई चीज़ में, तो अभी कुछ पेरेंट्स से डिस्कस करें। और कुछ जगह ऐसा होता है कि अपन डिस्कस नहीं करते, खुद को समझते कि यार हम सब कुछ कर लेंगे, बट आगे कुछ पता ही नहीं होता करना क्या होता है। तो आपको ऐसे टाइम पे पेरेंट्स का सपोर्ट हो, ये सब के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनसे डिस्कस करना और आगे एग्जीक्यूट कैसे करना, उनसे सीखना, सब कुछ करना। तो ये टाइम में भी आपको पता है ये जनरेशन में क्या चल रहा है कि ये जैसे कि आप बोल रहे हो, आपने बोला कि इन्फ्लुएंस वाला बोला कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो किसी से, तो आप कंटिन्यूस स्क्रॉल कर रहे हो, आप कुछ बन नहीं पा रहे हो। और आपके पेरेंट्स अगर कुछ समझाते हैं आपको तो आप निगलेक्ट कर देते हो बात को एंड सीरियसली लेते नहीं हो वो चीज़ को। तो खुद को ऐसा लगता है आपको आप खुद ऐसे समझते हो कि यार बस ये कर लूँगा वो हो जाएगा, मतलब। और जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट है कुछ, उनके पेरेंट्स जो है लाइक उनके पेरेंट्स इतना इंटरेस्ट देते नहीं है, इंटरेस्ट उनके इसमें एग्जीक्यूट करवाते नहीं है कि उनका इंटरेस्ट जिसमें है वो चीज़ करवाए, तो पेरेंट्स भी इग्नोर करते हैं। और बच्चे जो होते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स बता रहा है कि यार तू फ़ोन मत चला यार, ज़्यादा मत कर, कम कर ले थोड़ा ये वो, तो उनको समझता है, उनको गुस्सा आ जाता है। उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स निगलेक्ट कर रहे हैं मुझे, या ये कर रहे हैं, बोल रहे कि क्या है, मेरे दुश्मन है ये वो। ऐसा नहीं होता है। लाइक वो कुछ बता रहे तो आप उनसे सीखो या उनके, और आपका अगर कुछ इंटरेस्ट है कहीं पे, जैसे मेरा था, तो मैंने मेरे पेरेंट्स से डिस्कस किया, सब किया और सब कुछ समझा उनके कि कर पाएंगे क्या अगर मैं बनना चाहूँ। तो मैंने उनको सब बताया, मैंने डिस्कस भी किया उनसे कि यार ये चीज़ इतना लगेगा, पैसा इतना टाइम लगेगा, इतनी मेहनत लगेगी। तो अगर वो खुश है तो मेरा करियर में हो, मतलब वो अगर उन्होंने इतना इंटरेस्ट दिखाला, वो लोग भी गाइड करने चाहिए मेरे इसमें। सो ऐसा ही है कि यार अब मैं वही आने वाले बच्चों को वही बताऊँ जिनका बनना है पायलट, या पायलट भी नहीं कोई दूसरे करियर में भी करना है, तो अब अपने माँ बाप के साथ बैठो, उनसे डिस्कस करो, सब चीज़ बताओ उनको कि ऐसा है, सब उनके सामने प्लान ओपन करो और फिर बोलो कि ऐसा है, एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं। तो वो अगर खुश है और आप खुश हो, आप दोनों में लग रहा है कि यार कर पाएंगे, तो फिर आगे बात बन सकती है। उनके ना बोलने में सपोज कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है, कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है, तो आप उनके अगेंस्ट जाके कोई चीज़ करोगे तो फिर बाद में आप ही पछताओगे। तो वही है, बच्चों को वही बोलना चाहूँगा कि जितने भी एस्पायरिंग पायलट्स है या एस्पायरिंग कोई चीज़ में कि किसी में भी बनना है उनको, तो वही है कि आप करो, फैमिली से डिस्कस करके अंदर आगे
प्लान करो, जैसे जिद में करो मत, देख लिया आज पायलट बनना है और कल जाके पापा को बोलो बनना ही बनना है, तो ऐसे मत करो। उनका भी तो रोल देखो क्या वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सही बात है। तो मैं ये इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने बच्चे को समझो, उसे टाइम दो। हम आज की डेट में नौकरी, अपने बिजनेस, अपने करियर में इतने ज़्यादा घुस चुके हैं पेरेंट्स कि वो बच्चे को ना, उनको करियर, उनका किस चीज़ में करियर, उनका इंटरेस्ट देख ही नहीं पा रहे कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। बस तू 11-12 कर ले, बाद में नौकरी कर ले, बस ग्रेजुएशन कर 3 साल, फिर नौकरी जाना ही है। तो उनका भी तो इंटरेस्ट देखो कि उनको क्या बनना है। फिर होता क्या है ना, फिर ऐसे बच्चे बाहर दोस्तों से, बाहर किसी इंसान से इन्फ्लुएंस होके, फिर वो जो गाइड करता है, अब वो सही मिला है इंसान, गलत मिला है, यू नेवर नो, राइट। अब आपने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया तो उसकी वजह से वो बाहर गया और बाहर किसी ने उसको गलत गाइडेंस दी, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो गलत रास्ते पे ही चलेगा। तो ये आपकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बच्चा अपने करियर की शुरुआत में है या करियर डिसीजन मेकिंग में जा रहा है वो, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आपका बच्चा है। क्योंकि वही टाइम होता है, वही पीरियड होता है टर्निंग पॉइंट की, लाइफ का टर्निंग पॉइंट जब आता है वही पीरियड होता है। अगर उस टाइम पे अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला हमको पेरेंट्स से, हमारे जो रियल जो गाइड करने वाले वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। दोस्त भी होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि कोई गलत संगत बता दे या कोई गलत रास्ता बता दे, बट रियल बताने वाले वो हमारे पेरेंट्स ही है कि सब कुछ सही बताएंगे वो। तो वही टाइम होता है, अगर उस टाइम पे आप प्रॉपर माइंडसेट वगैरह लगा के करो तो आपकी लाइफ बदल सकती है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ पेरेंट्स होते होंगे कि नहीं भाई तुम्हें तो यही करना है, बहुत सारे हमने एग्जांपल्स भी देखे अपनी लाइफ में, बट अगर आप तसल्ली से बैठ के अपनी समझ से उनको समझाओगे कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, क्यों करना चाह रहा हूँ और इसका क्या करियर है, आपकी खुद की भी रिसर्च होनी चाहिए, राइट। अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जा रहे हो बात करने और आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो शायद हो सकता है पेरेंट्स को आप कन्विंस ना कर पाओ। तो आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों साइड से होती है चीज़ें, देखो ऐसा नहीं है खाली पेरेंट्स से सब कुछ करके देंगे या फिर खाली बच्चा ही सब कुछ करेगा, तो दोनों साइड से होती है चीज़। तो भाविक भाई, जब आपने इंडिया में ग्राउंड ट्रेनिंग करी और जब यूएस में आपने फ्लाइंग की ट्रेनिंग करी, तो वो जब पहली बार फ्लाइंग ट्रेनिंग करी तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या वो दोनों सेम सा ही लगा आपको या कुछ तो अलग थी बात उसमें? जब मैं इंडिया में था, जब ग्राउंड क्लासेस कर रहा था, उस टाइम पे ऐसे था कि मैं किताबों में एक प्लेन चला रहा हूँ। जब टाइम आया कि सच में अभी जाना है और रियल जब प्लेन जब चलाया, उस टाइम पे जब टेक ऑफ किया, मतलब मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला था, जब फर्स्ट फ्लाइट थी मेरी, तो उसने बोला था कि टेक ऑफ तू ही करेगा। तो मुझे इतना पता नहीं था, मैं बोला, तो बोले जैसे 55 नॉट्स होगा, 60 नॉट्स होगा, तो देखो पिचअप करना है धीरे धीरे धीरे। तो उस टाइम पे ऐसे पिचअप किया, तो फिर उस टाइम पे से रियल जो फील आता है उस टाइम पे आया था कि यार कुछ तो अभी एक स्टेप आगे बढ़ ही गया हूँ मैं। जिस टाइम पे मैंने टेक ऑफ किया उस टाइम पे लगा यार अभी स्टार्ट हो गई मेरी जर्नी। तो अलग ही था, मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी अलग था उसका, बहुत अच्छा हैपनिंग था मतलब। और आपने पहली बार फोटो भेजी अपने घर में? भेजी थी जाने के पहले ही घर पे सबको भेज दी थी क्या मैं जा रहा हूँ। कॉल किया था सभी को, वीडियो कॉल किया था। तो अच्छा, वो पायलट वाली ड्रेस पहन के कैसा लगा? क्योंकि आपने पहली बार वो कैप्टन को देखा, जहाँ से आप सबसे पहले इन्फ्लुएंस हुए, सबसे पहले इंस्पिरेशन आपको वो कैप्टन की ड्रेस से देख के आपको मिला, राइट। तो जब आपने पहली बार खुद पहनी वो ड्रेस, तो आपको कैसे अंदर से फील आया? काफ़ी अच्छा लगा। मैं जब पहनी उस टाइम पे इतना नहीं लगा, जब मैं प्लेन चला, मतलब जिस दिन मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी उस दिन लग रहा था कि यार मैं भी आज कुछ तो हूँ, कि आज जिस दिन ऐसे पहनने में कुछ ऐसा नहीं है, बट जिस दिन आप फ्लाई कर रहे हो, जिस दिन फ्लाई करके आ रहे हो, तो आपको पता चले कि वो जो मेहनत की जो है वो ये यूनिफॉर्म की मेहनत है। जब प्लेन से जब हम लोग उतरते हैं, जब मैं फ्लाई करके आता हूँ और उस टाइम पे जो यूनिफॉर्म रहती है, तो वो यूनिफॉर्म की पावर जो होती है वो उस टाइम पे समझती है। अच्छा भाविक भाई, हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बताइए कि जो बच्चे आज की डेट में पायलट बनना चाहते हैं, राइट, कि लेकिन उनको नहीं पता कहाँ जाएं, तो उनको थोड़ी सी आप गाइडेंस दीजिए कि किस तरीके से वो, उनका पहला स्टेप क्या रहेगा, कैसे वो मूव कर सकते हैं आगे। जैसे आपकी 10th हो चुकी है, काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस मुझे भी आए कि भैया मुझे 10th हो गई, मेरे को पायलट बनना है। तो आप 10th के बाद पायलट नहीं बन सकते हो। आपको कैसा 10th के बाद आपको साइंस लेना पड़ता है, फिजिक्स PCM लेना पड़ता है। और अगर आपने PCM नहीं भी लिया, आपने कोई कॉमर्स लिया या आर्ट्स लिया, तो आप NIS के थ्रू आप इसकी एग्ज़ाम्स दे दो, फिजिक्स और मैथ्स की एग्ज़ाम्स दे दो, एंड देन आप जैसे हो जाओगे एलिजिबल। तो आपको 12th करो, आपकी 12th आप PCM लेना, जो 10th के बिलो है, तो वही है कि 10th में आफ्टर 10th अगर आपको पायलट बनना है तो आप PCM लो। PCM लेने का जैसे आपका 12th हुआ, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे जो कि होता है आपका मेडिकल। तो आपको क्लास 2 का मेडिकल करवाना पड़ता है सबसे पहले। तो क्लास 2 के मेडिकल में आप चेक करते हैं वो लोग कि
आप फिट हो के नहीं फ्लाई करने के लिए, तो बेसिक जो भी उनके जो टेस्ट होते हैं वो लोग टेस्ट करते हैं, आप चेक करते हैं कि आप फिट हो या नहीं। तो जैसे उनका आया असेसमेंट आता है, तो जैसे आया वो असेसमेंट, उसके बाद आपको कराना है क्लास 1 मेडिकल। इसमें 2 मेडिकल होते हैं, क्लास 2 क्लास 1। तो उसके बाद आपको क्लास 1 करा लेना है कि आपके सेफर साइड के लिए। क्लास 1 में बहुत ये होता है, मतलब बहुत स्पेसिफिक चीज़ें से वो चेक करते हैं कि ये वो सब कुछ एकदम प्रोफेशनली सब कुछ अंदर से चेक करते हैं। सो उसमें आपको पता चलता है कि आप प्रॉपर हो के नहीं। एंड देन उसके बाद आपका जैसे क्लास 1 हुआ, उसके बाद आपको आना आता है आपके ग्राउंड स्कूल के लिए। तो ग्राउंड स्कूल करने के लिए जब एग्ज़ाम देते हो DGC के, उसके लिए आपको कंप्यूटर नंबर लगता है। विदाउट कंप्यूटर नंबर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो ग्राउंड स्कूल जब करो, साथ ही साथ आप कंप्यूटर नंबर के लिए भी अप्लाई कर दो। तो ये कहाँ अप्लाई कर सकते हैं तो कंप्यूटर? इनकी एक वेबसाइट होती है dgca.pariksha.com, ऐसे परीक्षा dgca.pariksha से इनकी एग्ज़ाम, इनका वेबसाइट है, उस पर आप जाके आपका कंप्यूटर नंबर वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसी के साथ आप आपकी ग्राउंड क्लासेस भी कर लो और कंप्यूटर नंबर के लिए भी अप्लाई कर लो। तो अब जैसे होता है जैसे ग्राउंड क्लासेस यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे, जैसे दिल्ली में है, बॉम्बे में है, काफ़ी जगह में, पुणे में था, पुणे में भी थे। सो आई प्रीफर कि बॉम्बे दिल्ली वाले ज़्यादा अच्छे होंगे। सो यहाँ पे है वो रेप्यूटेड जो भी है। एंड उसके बाद फिर आप जैसे आपके ग्राउंड क्लासेस हो गई, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप एग्ज़ाम्स क्लियर करो। एंड एग्ज़ाम्स क्लियर होने के बाद आप जाओ यहाँ पे USA में या कहीं पे आपको जहाँ पे फ्लाई करना है। इंडिया में करना है तो इंडिया में कर सकते हो, US में करना है US में भी कर सकते हो। अच्छा, तो जो आपने एग्ज़ाम की बात बताई, तो एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं बच्चों के लिए? सो इसमें इंडिया में अगर आपको करना है तो आपको 5 एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है। सो एक होती है मेट्रोलॉजी, एक होता है एयर रेगुलेशन, एक होता है एयर नेविगेशन, आपको RTR देना पड़ता है, एंड इसका टेक्निकल जर्नल देना पड़ता है। इंडिया में अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो ये 5 एग्ज़ाम्स देनी है। अगर आप US में फ्लाई कर रहे हो तो आपको 4 ही एग्ज़ाम देनी है। तो मेट होता है मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशन, एयर नेविगेशन और RTR, ये कंप्लीट करना है आपको। एंड देन आपको आपके नेक्स्ट स्टेप टाइप रेटिंग के लिए जाना है। थैंक यू सो मच ये सारा डिटेल में शेयर करने के लिए। आई होप हमारी ऑडियंस को हेल्प करेगा जो भी एस्पायरिंग पायलट्स है। अच्छा भाई, जब पहली बार सोलो फ्लाइट करी थी तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था, और वो कौन सी पहली डेस्टिनेशन थी जब आप सोलो फ्लाइट पे गए थे अपने? सो मेरी जो सोलो हुई थी, मतलब मैं जहाँ पे ट्रेनिंग था मेरा डेटोना बेस, वहाँ पे डेटोना में नहीं हुई थी, मेरी दूसरी जगह सोलो हुई थी। तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला हम वहाँ पे जाएंगे, आपको 3 लैंडिंग्स पहले मेरे को दिखानी है, मैं कुछ नहीं करूँगा, 3 लैंडिंग दिखानी, अगर सही लगी तो ही सोलो जाएगा। सो उनको लैंडिंग्स दिखाई, सब कुछ सही था, तो फिर उन्होंने भेजा मुझे सोलो। तो मेरे फ्लैगलर में हुआ था, मेरे डेटोना से हाफ एन आवर दूर है बाय कार, बाय प्लेन तो मैं 15-20 मिनट में पहुँच गया था। सो वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे मेरी इसकी सोलो मेरी वहीं पे हुई थी। तो हमारी डेस्टिनेशन नहीं होती इसमें जो फर्स्ट सोलो होती है हमारी, वो एक ही, इस पर हमको बस एक ट्रैफिक पैटर्न करके आना होता है। तो एक पूरा पैटर्न हम लोग करवाते हैं, मतलब इंस्ट्रक्टर करवाते हैं हमसे, तो वो एक ट्रैफिक पैटर्न ऐसे एक करके एंड देन वो हमारा सोलो हो जाता है वहाँ पे। तो ऐसे 2 अलग अलग टाइप के होते थे, एक दिन एक और दूसरे दिन एक, तो उस टाइप के 2 होते। तो मेरे फ्लैगलर में हुई थी। अच्छा भाई, जब अब ऑब्वियसली बात है पहली बार मैं फ्लाई कर रहा हूँ अकेले, तो एक नर्वसनेस तो रहती है। तो आपका क्या हाल था जब आप ऊपर हवा में थे अकेले बिल्कुल, और जब आपने लैंड किया तो जो आपके इंस्ट्रक्टर थे तो उनका क्या फीडबैक था आपके लिए? मैंने आपने जैसे बोला हवा में क्या हाल था, हवा में कुछ हाल नहीं था। जब मैं गया हूँ, जब मैं जैसे जा रहा था, जब मैं इंस्ट्रक्टर ने बोला बाय नाउ यू हैव टू गो, तब उस टाइम पे थोड़ा सा नर्वसनेस था कि यार अभी कोई है ही नहीं साइड में, मैं अकेला ही हूँ। तो इंजन स्टार्ट करना ये वो मतलब बहुत मतलब रिस्की था। जैसे मैंने टेक ऑफ कर दिया एयरक्राफ्ट, उसके बाद एकदम मतलब ऐसा अच्छा लगने लगा कि यार अभी कोई है ही नहीं, मतलब मैं अकेले ही था उसमें, मतलब अभी प्लेन का राजा मैं ही हूँ। तो मैं ही उस टाइम पे था, पूरा से प्लेन आया करके लैंड किया, सब क्लियर, सब कुछ प्रॉपर हुआ, लैंड किया। और फिर मैं जो, और आपको एक बात बता दूँ, मेरे इंस्ट्रक्टर थे, उनका मैं फर्स्ट स्टूडेंट था जिनका फर्स्ट सोलो हुआ है। तो वो भी थे कि उनके लिए भी थोड़ा प्राउड मोमेंट था कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि यार उन्होंने किसी पहले स्टूडेंट को करा और उसका फर्स्ट सोलो हुआ। तो वो भी बहुत प्राउड मोमेंट था। आई मीन मेरा भी था सोलो और उनका भी, उनके लिए भी प्राउड मोमेंट। तो हमने काफ़ी एंजॉय किया और मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था उस टाइम पे, काफ़ी खुश थे मेरे से। आपने ऐसा नहीं बोला कि अच्छा एक चक्कर आ तो मेरे को अभी? नहीं, वैसे भी कल एक और करना ही था मुझे, बट उनका जब फर्स्ट लैंड किया मैंने तो वो काफ़ी खुश थे, चलो यार सेफली। सो आपने पूछा था मेरे को कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है। मेरा एक फेवरेट डेस्टिनेशन है जो कि US में ही है। वहाँ पे पता है लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आई मीन ऐसी एक स्ट्रीट है, अब स्ट्रीट भी नहीं बोल सकते, वहाँ पे कैसे घर है, सामने सामने घर है, और वहाँ पे ना लोग प्राइवेट पायलट कर लेते हैं। प्राइवेट पायलट करने के बाद वहाँ पे लोग एयरक्राफ्ट खरीद लेते हैं। अच्छा, जो जहाँ पे जो एयरक्राफ्ट में ट्रेन हो रहा है वो एयरक्राफ्ट ही खरीद लेते हैं।
और ख़रीदने के बाद वो ऐसे अपन कैसे घर के बाहर कार लगाते पार्किंग में, वो लोग ऐसे एयरक्राफ्ट लगाते, तो लाइन से इतने सारे घर है, आप पे घुसते ही बाहर रनवे है, रनवे से टेक ऑफ करो, लैंड करो, वो ऐसी जगह है यूएस में एक। मतलब हम गाड़ी लेके निकले हैं और वो अपना एयरक्राफ्ट लेके वो निकले। एयरक्राफ्ट ले गए, तो क्या बात। कैसे भी हो तो अब बस लैंड करो, डाल दो घर के पार्किंग। बहुत ही अलग ही, मतलब अलग ही लेवल की दुनिया चल रही है यूएस के अंदर। तो वो मेरी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। अच्छा भाई, अभी तो सोशल मीडिया पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है सोशल मीडिया पे? सिर्फ आप रील्स बना के जो डालते हो, उसके अलावा और क्या क्या रहता है? मैं रील्स भी पोस्ट करता हूँ। मेरा मेन मोटिव है कि मैं जितनी ऑडियंस है, मेरी जो यंग ऑडियंस मेरे पास सबसे ज़्यादा है, तो मैं उनको है कि यार उनको मैं मोटिवेट दूँ, उनको मोटिवेशन दूँ, एंड उनको हर एक चीज़ में वो जो भी अपना फ्यूचर करे, कोई भी चीज़ में, ज़रूरी नहीं पायलट, कोई भी इसमें करे, तो उनको मोटिवेशन मिले कि कैसे करते हैं। और मेरे को इतने सारे मैसेजेस भी आते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, इतने बड़े बड़े मैसेज भेजते वो, एंड बोलते कि यार मेरा ऐसा ऐसा था, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, बहुत खुश होता हूँ, मोटिवेशन मिलता है मुझे, ये वो। तो यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि और इनके लिए ऐसी वीडियोस पोस्ट करूँ। तो इसके बाद मैं रील्स भी पोस्ट करता हूँ, ऐसे मोटिवेशन वीडियोस पोस्ट करता हूँ, सैड भी कभी कभी डालता हूँ, एंड ब्रांड डील्स के साथ भी कोलैब चलता है मेरा। एंड यूट्यूब पे भी है चैनल, इस पे इंस्टाग्राम पे भी है, स्नैपचैट पे भी है, तो हर जगह पे रहता हूँ। मतलब इतना नहीं हो पाता सबको इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, बट रहता हूँ मैं। तो कभी ऐसा फ़ैन मोमेंट आया, पहला फ़ैन मोमेंट कभी? ऑब्वियसली इतने फॉलोअर्स है, कहीं आप जा रहे हो, आपको कोई फ़ैन मिला हो, फर्स्ट टाइम जो आपका वो एनकाउंटर हुआ फ़ैन के साथ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे साथ यह हुआ है, तो हम लोग, मतलब मैं जोधपुर गया था, फैमिली का हमारा फंक्शन था, तो मैं जोधपुर में था। तो जोधपुर में मैंने ऐसे एक स्टोरी डाली थी, सो एक बंदा आया था, लाइक उसने मुझे मैसेज किया कि भाई मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने बोला या श्योर मिलते हैं। तो उसने बोला भाई किधर आओ। वो बंदे का, मैंने उसको भाई इधर रहता, वो बंदे का सुबह, मतलब मेरे को बोलता अभी तो नहीं आ पाऊँगा मैं, रात को 11 बजे उसका मैसेज आया था, तो बोला अभी तो नहीं आ पाऊँगा मैं, कल सुबह आऊँगा। तो वो बंदे की सुबह 9 बजे उसने बोला मेरी साइंस की क्लास है, मैं उससे पहले आऊँगा। मैं बोला अभी रात के 11 बजे, मैं सो के उठूँगा 10 बजे तक आराम से, सोने में भी टाइम लगेगा, बट मैं बोला चल ठीक है, इसके लिए उठ जाऊँगा थोड़ा जल्दी, अलार्म वगैरह लगाया मैंने। वो बंदा सुबह, उसकी 9 की क्लास थी, वो मिलने मेरे को आया सुबह 7 बजे, और मेरे को बोलता है कि भाई मैं अभी जाना है, मेरी 9 बजे क्लास है। तो मैं बोला यार क्लास करके बाद में मिल लेते, मैं वो 2-3 दिन। नहीं यार मेरे से वेट नहीं हो पाया, आप आए हो, मैं आपको मिलूँ नहीं, ऐसा है, तो सबसे पहले आपसे मिला फिर मैं जाऊँगा क्लास करने। क्या बात है। इतना मतलब वो था उसको कि मैं बोला यार क्या इसमें, कहीं बाद में मिल लेते, उसमें इतना क्या। तो बोलता नहीं यार आप आए हो जोधपुर, मेरे शहर आए और आप मैं आपसे नहीं मिलूँ। तो वो मतलब वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे कि यार सच में लोग इतना दिल से प्यार करते हैं। तो अब जैसे ऑब्वियसली आप पायलट हैं, राइट, तो बहुत से आपके ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एयरलाइन के साथ एसोसिएटेड है, या कोई ग्राउंड स्टाफ है, वो आई एम श्योर वो फॉलो करते होंगे आपको। तो जब आप फ्लाइट से कभी ट्रैवल करते हैं, अब जैसे अभी आप दिल्ली ही आए हैं, राइट, तो मतलब ऐसा है कि कोई ग्राउंड स्टाफ ने आपको रोक के बोला हो कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, ऐसा कभी कुछ हुआ है? मेरे साथ हुआ है, मतलब मैं यूएस से एक बार आ रहा था, यूएस से जब आ रहा था उस टाइम पे एक इंडियन था कोई, तो वो मतलब मेरे साथ में नहीं थी जब मैंने एयरक्राफ्ट बोर्ड किया था। उस टाइम पे एक वहाँ पे था यूएस में, कोई तो थी, मतलब बैठे थे अंदर ही एयरक्राफ्ट में, तो वहाँ पे कोई एक बंदी थी, तो वो मुझे बोलती है कि यार मैंने आपको देखा है, आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो। बोला हाँ, तो मैं आपको बहुत पहले से फॉलो करती हूँ। तो मैंने बोला थैंक यू। बोला आप इंडिया जा रहे हो? बोला हाँ। तो मैं भी इंडिया जा रही हूँ। साथ में आए, मतलब साथ में हम लोग सब साथ में थे। हमने बोर्ड भी इससे सेम एयरक्राफ्ट किया था, जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ पे मेरी थी, सेम एयरक्राफ्ट बोर्ड किया, तो वो भी साथ में ही थी मेरे, तो वो भी थोड़ा सा ऐसा था कि सही है, अच्छा है। तो अभी तो कुछ डिफ़िकल्टीज होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार एक होता है ना, कभी कभी हमारी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी तो इम्पैक्ट होने लगते हैं कि मैं फैमिली के साथ हूँ या मेरा वो फैमिली टाइम है, बट किसी ने मुझे देख लिया है, देन वो आ गए फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, या किसी भी रीज़न से होता है ऐसा, काफ़ी टाइम होता है ऐसा, बट मुझे खुद को ऐसा नर्वस फील होता है। पता है ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि यार ऐसे मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मेरा फैमिली टाइम है ये हो, बट कभी कभी ऐसा होता है, मेरे को ऐसा थोड़ा सा नर्वस फील लगता है कि यार उनको इतना निकालना था। वो लोग मेरे को बाद में मैसेज करते हैं, मुझे लिखते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे देखा था, आप इधर थे ना, बट मेरे को निकालना था फ़ोटो, मैंने निकल पाया। मतलब ठीक है, अगर आपको निकालना है तो आओ, इसका ऐसा कोई नहीं। मेरा पर्सनल लाइफ, मैंने ऐसा कभी किसी को बोला नहीं है, कुछ किया नहीं कि आप मेरे पर्सनल लाइफ में आ रहे हो, इट्स ओके, निकालना है फ़ोटो निकालते, ऐसा कभी कोई मैंने किया नहीं। तो ठीक है, मतलब जैसे इतना प्यार देते हैं वो, तो यार फ़ोटो निकालने में मेरा क्या जाता है। होता है ना कि देखो, हम तो अपना काम ही करते हैं, हम सोशल मीडिया पे हमारी जितनी नॉलेज है, हमारी जितना काम है हम वो दिखा रहे हैं, बट ये तो लोगों का प्यार है
जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, उन्हें हमारा काम पसंद आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हम उनको नहीं बोल सकते कि वही वही यार, ऐसे आ रहा वेलकम कभी भी, ऐसा कुछ भी नहीं, मिलना है मिल लूँगा मैं, ऐसा कुछ नहीं, फ़ोटो निकालना है निकालूंगा, ऐसा कुछ है नहीं मेरे इसमें ऐसा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये तो मेरे को नहीं लगता आप अभी आंसर दे पाओगे, आपके फादर सामने बैठे हैं, तो लड़के ज़्यादा फ़ैन है या लड़कियां ज़्यादा फ़ैन? ये क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे मेरे कमेंट्स में भी ज़्यादा आता है कि यार आप सिर्फ लड़कियों को रिप्लाई देते हो, लड़कों, मेरे इसमें है ही लड़कियाँ, कमेंट्स ही लड़कियाँ करती है, लड़के तो करते ही नहीं है ज़्यादा। 80% गर्ल्स है मेरे में सच में। तो वही है कि यार लड़कियाँ कमेंट करती है, और मैं ऐसे रैंडमली कोई भी करता हूँ तो वो लड़की ही निकलती है मैं ऐसे कभी देख के, तो मैं बाद में जब ऐसे कमेंट्स आने लगते हैं फिर मैं देखता हूँ लड़का कौन है, उसके लड़के को रिप्लाई करते हैं। लड़का लड़के का रेशियो सेम रहेगा। सो भाविक भाई, थैंक यू सो मच इतनी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बट लास्ट क्वेश्चन मेरा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? वैसे तो आपने बताया कि आपको कमर्शियल पायलट बनना है, बट उससे भी बड़े प्लान्स आई एम श्योर होंगे आपके, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आई मीन है मेन तो मेरा अभी फोकस है कि मेरे को बस कमर्शियल पायलट बनना है, कमर्शियल पायलट बनूँ एंड देन उसके बाद मैं एयरलाइन में जॉब करूँ, थोड़ा टाइम जाए, थोड़ा टाइम बीते, फिर ऐसा है कि यार एक और भी कुछ है पर्सनल प्लान, मैं बता नहीं पाऊँगा बट कुछ चीज़ मैं बताता हूँ। सो है ऐसा कि मेरे को सबसे पहले तो एक प्राइवेट जेट लेना है, एंड जो मैंने आपको बात बताई वो एयरपार्क वाली, वो जो वहाँ पे एक घर लेना है यूएस में वहाँ पे एक घर लेना है, और साथ में एक वो एयरक्राफ्ट रखना है। क्या बात है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि वो जो आपका एक ये बहुत बड़ा सा ड्रीम है, थैंक यू। किसी दिन आपको ये बहुत छोटा लगेगा और इसको हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एंड आई होप यू ग्रो इन योर लाइफ। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है आपने और अभी भी कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, उसका फल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि इस एज में ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है। एंड आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, और कोई भी करियर वो फॉलो करना चाहते हैं तो आपको देख के ज़रूर करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को इंस्पायर करना बहुत बड़ी बात है। राइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद वेलकम। आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही इंस्पायरिंग लगा होगा। एक 21 साल के लड़के ने किस तरह से अपने सपने को पूरा किया और एक इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि लोग उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं। यदि आपके नोन में भी कोई ऐसा बच्चा है जो कि एस्पायरिंग पायलट है या फिर किसी भी प्रोफेशन में ग्रो करना चाहता है, अपने सपने पूरा करना चाहता है, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। उनको इस वीडियो के बाद ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, उनके पेरेंट्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनके पेरेंट्स भी समझ सके कि उनके सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है उनके बच्चे को। तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।